आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट्स और क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कौन कौन से क्लॉजेज जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। क्लॉजेज हैं हमारे टोटल 6 क्लॉजेज हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेम क्लॉज, सेकेंड इज द सिचुएशन क्लॉज, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ लायबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ कैपिटल क्लॉज एंड लास्ट इज द एसोसिएशन क्लॉज। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं नेम क्लॉज को। नेम क्लॉज, ये जो क्लॉज है इसमें नेम को लिखा जाता है जिस नेम से जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कराई गई है। जो कि कंपनी का नेम होता है वो न केवल कंपनी की आइडेंटिफिकेशन होती है बल्कि उसकी अपनी पर्सनल एंटिटी को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो नेम की जो कि सिलेक्शन होता है उसके लिए पूरी फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कराई गई है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नेम जो है वो कंपनी का रख सकते हैं। लेकिन नेम को जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए, उनको माइंड में रखते हुए ही नेम को सिलेक्ट करने का काम किया जाता है, जिसमें फर्स्ट इज़ द मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि कंपनी लॉ है उसके सेक्शन 4 में कहा गया है कि किसी भी कंपनी को रजिस्ट्री ऐसे नेम से नहीं करानी चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनडिज़ायरेबल हो। अनडिज़ायरेबल मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे वो किसी भी जो प्रेजेंट की कंपनी है उससे मिलता जुलता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनडिज़ायरेबल माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेम हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको फॉलो करते हुए ही नेम को सिलेक्ट करने का काम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स। प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट है हमारा 1950, यानी कि जो कि हमारा ये एक्ट है 1950, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न्स हैं। अगर उन प्रोविज़न्स को फॉलो करते हुए ही कंपनी कोई नेम सेलेक्ट कर रही है दैट इज़ राइट, बट अगर उन प्रोविज़न्स का उल्लंघन किया जा रहा है तो इस तरह के नेम्स जो हैं उन पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी के किसी भी नेम के साथ नेशनल वर्ड लगाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। अगर ऐसा है कि अगर आप नेशनल वर्ड्स जो हैं वो लगा रहे हैं तो ये प्रोहिबिटेड है, आप इसको नहीं लगा सकते हैं। एंड जो कि कंपनी के नेम में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको दूर करने के लिए जब किसी नई कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज़ल हो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले इन प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ नेम्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देकर उस कंसेंट जो है वो लिया जाता है और कंसेंट लेने के बाद रजिस्ट्रार जो एप्लीकेशन रिसीव करता है उसके 14 डेज़ के अंदर किसी भी नेम को एक्सेप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। नेम की अवेलेबिलिटी के एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म नंबर फर्स्ट ए में दिया गया है, उसी फॉर्म को फिल करना होगा। नेक्स्ट, यूज़ द वर्ड ऑफ लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, कि जो कि पब्लिक कंपनी है वो अपने नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी और प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी। इट इज़ कंपल्सरी बोथ ऑफ कंपनीज, कि दोनों ही कंपनीज के लिए ये वर्ड्स लगाने कंपल्सरी करे गए हैं, नेसेसरी करे गए हैं। ये अनिवार्य है, इन वर्ड्स को 100% लगाया जाएगा। लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड, जो कि लिमिटेड वर्ड है, इसको ड्रॉप भी किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में गिवन है कि कोई भी कंपनी कि जिसकी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी ट्रेड के रिगार्डिंग की गई हो, कोई साइंस के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी, कल्चर या रीजन के रिगार्डिंग अगर की गई है तो ऐसी सिचुएशन में
अगर इन्हीं को ही मोटिवेट करने का अगर उसका ऑब्जेक्टिव है और वो अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सभी प्रॉफिट से या इनकम उनको अर्न हो रही है, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी में ही अपने प्रॉफिट जो है वो लगाने का है और वो मेंबर्स में डिविडेंड जो है उसको उसकी पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस दे सकती है कि वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो अपने नेम के आगे नहीं लगाएंगे, यानी कि उनको इसके रिगार्डिंग एग्जम्पशन जो है वो मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसके लिए मुक्त हो जाते हैं। उनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो लगाना कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कि जो कि कंपनी का नेम होगा उसकी प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन जो है वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए ही करना होगा। जो भी कंपनी है उसके जितने भी ऑफिसेस और बिजनेस प्लेस है उसके बाहर कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो साइन बोर्ड पर लिख कर इस प्रकार लगाना होगा कि हर व्यक्ति उसको आसानी से देख सके। इसके बाद सेकंड आपका क्लॉज आता है बेटा सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहा जाता है। इस क्लॉज में जिस स्टेट में के नेम जिस भी उस स्टेट का नेम जो है वो लिखा जाएगा जिस स्टेट में आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है। इस क्लॉज के बेस पर कंपनी का जो कि डोमिसाइल है, हम ये कहेंगे कि वो इससे डिटरमाइन करने का काम किया जाता है और कंपनी की नेशनलिटी भी इसी क्लॉज से डिटरमाइन करने का काम किया जाता है कि कंपनी जो है वो इंडियन है या फॉरेन कंपनी है, वो भी हम इसी क्लॉज के थ्रू ही डिटरमाइन कर पाते हैं। जो भी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बिल्स हैं या इनवॉइसेस हैं, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस और जो भी हमारे पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग भी कोई किसी भी तरह की कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेसेस, CIN नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, यदि ईमेल है या वेबसाइट है, वो सब कुछ एड्रेस जो है वो यहाँ पर पब्लिश कराने का काम किया जाता है। जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है ये कंपनी का एक ऐसा प्लेस होता है बेटा जहाँ पर जितनी भी लीगल बुक्स हैं उन सभी बुक्स को रखना कंपल्सरी होता है और जहाँ भी सभी की सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग है वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन यहीं पर ही पहुंचाने का काम किया जाता है। बिकॉज ऑफ ये मेन ऑफिस होता है कंपनी के रिगार्डिंग। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इसी ऑफिस के थ्रू लेने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं उसको डिटरमाइन करते हुए उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का काम किया जाता है कि कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसके रिगार्डिंग हुई है, उसको पूरा का पूरा डिफाइन करने का काम यहाँ किया जाता है। ये बताया जाता है कि लिमिटेशन क्या है और इन्हीं लिमिटेशन में रहते हुए ही कंपनी को काम करने होते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिया जाता है वही ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करने काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो वैलिड नहीं कहलाता है, चाहे इसके लिए सारे के सारे शेयर होल्डर सहमत ही क्यों ना हो जाएं। इसके रिगार्डिंग बेटा आपके पास एक केस आता है ऑशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी वर्सेस डीचे का। इस केस में बताया गया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी के द्वारा ना ओनली रेल के डिब्बे बनाने और उसको बेचने का काम करना बताया गया था, लेकिन डायरेक्टर्स ने ना जो कि रेलवे ट्रैक होता है उसको भी बनाने का एग्रीमेंट कर लिया था। बाद में ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड घोषित हो गया। हालांकि इसके लिए सभी मेंबर्स जो हैं वो सहमत थे, लेकिन फिर भी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधिकार के बाहर था, इसीलिए इसके ये जो कि एग्रीमेंट है ये वॉइड घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो कि सेक्शन 2013 है वो प्रोवाइड कराता है हमें कि ऑब्जेक्ट फॉर द विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कि उद्देश्य जिनके लिए कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड की जा रही है, और कोई भी एनी अदर मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, या फिर कोई ऐसा मामला जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा जाता है। अगर ये चीज़ें हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि इस ऐसे मामलों में अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो वो मैटर जो है वो वैलिड मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी एक केस है, कब वैलिड माना जाएगा, कि अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी का आता है, जो कि केस है। इसमें बताया गया कि कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कहा गया था कि वो कोयले को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये माना गया कि कोयला के रिगार्डिंग वो हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं, तो वो शॉप्स को भी खोल सकते हैं, गाड़ियां परचेज कर सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, और कोयले का व्यापार कर सकते हैं। तो वो अगर ये सब कुछ काम कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के किसी मैटर के अकॉर्डिंग ही है। तो इस तरह के कोई भी एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो सारे के सारे वैलिड कहलाएंगे। अच्छा, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके हमारे सामने मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो कि मेंबर्स है उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कंपनी अपनी जितनी भी कैपिटल है उसका यूज़ किस कारोबार के लिए और कैसे कर रही है। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्लॉज से उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, जो उनके लैंडर्स होते हैं और कंपनी के साथ बिजनेस करने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कंपनी के ऑथोरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी इसके थ्रू अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है वो जब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर अगर कंपनी एस्टेब्लिश की गई है तो वो वैलिड नहीं होती है, और वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हुआ भी नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा क्लॉज आता है बेटा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में जो कंपनी की लायबिलिटी है उसको अच्छे से डिफाइन करने का काम इस क्लॉज के अंदर किया जाता है कि किसी भी मेंबर की लायबिलिटी जो है वो ये माना जाता है कि लिमिटेड ही होती है। अब वो लिमिटेड कितनी है और कितनी नहीं है वो लायबिलिटी क्लॉज में लिखी जाती है, जो कि हमारा कंपनी एक्ट 2013 है। उसके सेक्शन 8 में बताया गया है कि लिमिटेड वर्ड का यूज़ करने से छूट प्राप्त होती है। उससे भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मीन्स होता है कि जो कि मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी उनके द्वारा परचेज किए गए शेयर्स की फेस वैल्यू तक ही वो उसके डेटर्स होते हैं। यानी कि कंपनी अपने जीवन काल में उनसे सिर्फ उतनी ही रकम वसूल कर सकती है जितने उनके द्वारा परचेज किए गए शेयर्स की फेस वैल्यू होती है। सॉरी, फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति ₹100 के 2 शेयर परचेज कर रहा है तो इट मीन्स कि उनसे सिर्फ ₹200 की ही डिमांड की जा सकती है। कंपनी इससे ज़्यादा की डिमांड उससे नहीं कर सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनी बेटा गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनी होती है, तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितने की गारंटी दी है सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल होते हैं, उतने उससे ज़्यादा के अमाउंट के लिए उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू अनलिमिटेड लायबिलिटी की हम मानकर चलते हैं कि किसी पर्सन की जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जबकि लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कब होता है कि हमारा जो कि लॉ है वो ये बताता है कि जो कि हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि अगर सार्वजनिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी जो है उसमें 7 से कम मेंबर हो जाते हैं और प्राइवेट में अगर 2 से कम हो जाते हैं और कंपनी 6 मंथ तक व्यापार भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, यानी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कि मेंबर्स हैं वो पर्सनली रूप से लायबल हो जाते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है।
इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो हमारा लायबिलिटी क्लॉज है उसमें ही ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अगर कंपनी को ऐसा कोई ऑथराइजेशन दिया गया है यानी अधिकार दिया गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करते हुए डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड किया जा सकता है, तो वो कर सकती है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा मतलब दिखाई देता है, ऐसा प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के जितने भी लैंडर्स हैं उससे किसी तरह का फ्रॉड करने के ऑब्जेक्टिव से ही अगर कारोबार किया जा रहा है और अगर कोई भी डायरेक्टर जो है वो इसमें दोषी माना जाता है, तो वो डायरेक्टर जो है वो अनलिमिटेड रूप से यानी पर्सनली रूप से ऐसे लोन्स के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लॉज आता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में जो कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी है उस सिचुएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, जो शेयर्स हैं वो कैसे डिवाइड किए गए होंगे और सब डिवाइड किए गए होंगे, इसके बारे में डिटेल में दिया जाता है। और जो कि शेयर्स होती हैं उसकी फेस वैल्यू को भी इसमें दिखाया जाता है कि हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी। और जो आपकी कैपिटल है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड भी किया जाता है कि कुछ होती हैं आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ होती हैं आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन कैपिटल क्लॉज में आपको ये दिखाना होगा कि कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितनी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। लास्ट बेटा आपका आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन जो क्लॉज है इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएशन क्लॉज मस्ट स्टेट दैट पर्सन्स who are substance their signature to the memorandum, कि जो कि एसोसिएशन क्लॉज होता है इसमें उन सभी व्यक्तियों के साइन जो है वो लिखे जाते हैं जो कि कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट करने में अपनी इच्छा को प्रकट कर चुके हैं कि वो इसमें सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो इस पर साइन करते हैं उन मेंबर्स के नेम, एड्रेसेस, बिजनेस एंड उन्होंने कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो उन्होंने कितने लिए हैं, इन सभी को अच्छे से इसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है। अच्छा, जो कि सब्सक्राइबर होते हैं, ईच सब्सक्राइबर मस्ट साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने साइन करना है तो उनको एटलीस्ट 1 विटनेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस ही वो क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस नहीं बन सकता है, लेकिन एक विटनेस यानी कि एक गवाह जो है वो सभी मेंबर्स का गवाह बन सकता है। और उनके जो गवाह बनता है, जो विटनेस होता है, उसका भी नेम एंड एड्रेस और उसका प्रोफेशन जो है वो इसके अंदर लिख दिया जाता है। आज का टॉपिक बेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा आपका टॉपिक अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा।